क्या बोल रहे थे? तो अभी अपन ने क्या फीचर्स देख लिए कॉन्स्टिट्यूशन के। अब आगे जो है कुछ हम लोग देख लेते हैं शेड्यूल्स के बारे में। यहीं पे शेड्यूल्स भी लिख लेंगे या अनुसूची। पेपर में अक्सर पूछता है अनुसूचियों के बारे में, है ना। तो ये अनुसूचियां अच्छे से याद रखेंगे, पेपर में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो 1 2 3 करके लिखना चालू कर देना। पहली अनुसूची, फर्स्ट अनुसूची क्या चीज़ के बारे में बात करती है? तो ये बात करती है नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। नेम ऑफ states and UTs and their territorial jurisdiction। कुछ प्रावधान जो है संविधान में अलग से हमने मेंशन किया है किसमें, अनुसूचियों में। और ये अनुसूची के बारे में पूछते हैं पेपर में कि किस अनुसूची में क्या क्या चीज़ों के प्रावधान है, अलग से हमने इनको मेंशन कर दिया है। ठीक, तो ये क्या बोल रहा है? राज्यों के नाम, राज्यों के नाम, साथ में किसके? केंद्र प्रशासित राज्यों के नाम, राज्यों के नाम, है ना। और क्या बोल रहा है? उनका अधिकार क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र। ये सब की बातें क्या कर रहा है आपका पहली अनुसूची। ये एकदम ज़बानी याद रखना, सारी चीज़ें अभी क्लास के साथ ख़त्म कर दोगे, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा हो जाएगा। तो पहली अनुसूची इसके बारे में बात कर रही है। दूसरी अनुसूची बात करती है क्या? प्रोविजंस रिलेटिंग टू इमोल्यूमेंट, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड सो ऑन। तो किसके प्रोविजंस बोल रही है दूसरी अनुसूची? प्रोविजंस रिलेटिंग टू, प्रावधान किस चीज से संबंधित? तो पहला लिखोगे इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? परिलब्धियां। ठीक, उसके बाद अलाउंसेस, वेतन भत्ते और विशेषाधिकार, वेतन भत्ते और विशेषाधिकार या फिर स्पेशल प्रिविलेजेस। और अधिकार या विशेषाधिकार, विशेषाधिकार लिख लिए। तो क्या क्या की बात हो रही है? प्रोविजंस रिलेटिंग टू इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड स्पेशल प्रोविजंस। किस किस के रिलेटेड होंगे ये? कुछ अधिकारियों के नाम दिए हुए हैं जिनकी हम बात करेंगे, उनको कैसे वेतन भत्ते, क्या विशेषाधिकार, क्या इमोल्यूमेंट्स या फिर परिलब्धियां मिल रही हैं। तो इसमें आप देखोगे सबसे पहले किसकी बात हो रही है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। ये भी ध्यान रखना कौन कौन है इसमें। 10 लोगों के नाम है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा क्या है? गवर्नर ऑफ स्टेट, गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्यों के राज्यपाल। तीसरा लिखोगे तो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, मतलब क्या बोलूँगा हिंदी में? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। किसका उपाध्यक्ष? स्पीकर का उपाध्यक्ष, है ना, लोकसभा। ठीक है, लोकसभा का उपाध्यक्ष लिख लिए। इसके बाद तीसरा लिखेंगे क्या? चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन या डिप्टी चेयरपर्सन कहाँ का? एंड डिप्टी चेयरपर्सन, सभापति। कौन रहता है यार सभापति? राज्यसभा का। और उपसभापति कहाँ का? राज्यसभा का। लिख लिए, राज्यसभा का उपसभापति। फिर उसके बाद अगला लिखेंगे क्या होगा? किसके वेतन भत्तों की बात हो रही है? तो वैसे ही हो जाएगा जैसे यहाँ पे लिखा मैंने, किसका? स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कहाँ के? लोकसभा के।
तो पांचवा लिख लोगे स्पीकर डिप्टी स्पीकर कहाँ के, विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेचर के, स्टेट लेजिस्लेचर राज्यों की विधायिकाओं के। उसके बाद वैसे ही अगर कहीं पर क्या है लेजिस्लेटिव काउंसिल है, परिषद है, तो वहाँ के सदस्यों की इमोल्यूमेंट्स की बात होगी। तो लिख लोगे वैसे ही सेम, चेयरपर्सन 6वें नंबर पर चेयरपर्सन एंड डिप्टी चेयरपर्सन कहाँ के, चेयरपर्सन एंड डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कहाँ पे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर राज्य विधानसभा, है ना। और 6वें पे आ जाएगा चेयरमैन या फिर सभापति और डिप्टी चेयरमैन उपसभापति कहाँ पर, तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या राज्य विधान परिषद, परिषद लिख लिए। उसके अलावा लिखेंगे और कौन है, तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट 8वें नंबर पे, सॉरी 7वें नंबर पर, और जजेस ऑफ हाई कोर्ट लिख लो, जजेस ऑफ या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज 8वें में, हाई कोर्ट के जज, और 9th नंबर पर कौन होगा, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कौन है भाई यहाँ का, इंडिया का भी CAG। होमवर्क है कल बताना, 2 चीज होमवर्क दे दिया हूँ, एक क्या बोला हूँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कहाँ कहाँ पर हैं अभी, और अभी कौन सा बोला मैंने, CAG कौन है, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या, नियंत्रक एवं लेखा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक। तो इतने लोगों की किसकी बात हो रही है, सैलरी अलाउंसेस या उनको किस तरीके के प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, किसमें, सेकंड अनुसूची में। लिख लिए। तीसरी अनुसूची लिखना, तीसरी अनुसूची बात करेगा किसके बारे में, ओथ और अफर्मेशंस, या फिर लिखोगे शपथ या प्रतिज्ञान, ओथ और अफर्मेशन लिख लो, ओथ और प्रोविजंस रिलेटेड टू ओथ और अफर्मेशंस, या फिर शपथ तथा प्रतिज्ञान संबंधित प्रावधान, थर्ड अनुसूची लिख लिए। ओथ और अफर्मेशन, इसमें लिखेंगे किस किस की ओथ और अफर्मेशन की बात हो रही है। तो सबसे पहले लिख लेंगे क्या, यूनियन मिनिस्टर्स, यूनियन मिनिस्टर्स, शपथ और एवं प्रतिज्ञान लिखना, बताना है क्या, शपथ, अग्निपथ और प्रतिज्ञान, ठीक, ओथ एंड एफर्मेशन इससे रिलेटेड है। तो किसकी ओथ लिखिए पहले, तो यूनियन मिनिस्टर्स की, यूनियन मतलब केंद्र के। तो आपको पता है जब बहुमत आ जाता है, सरकार बन जाती है, फिर राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, तो मैं फलाना करके शपथ लेते हैं, तो वो प्रावधान कहाँ मिल रहा है, तीसरी अनुसूची में। इसके अलावा इसमें क्या, कैंडिडेट्स ऑफ फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट या संसद के निर्वाचन सदस्यों की शपथ है, ठीक है, संसद के लिए निर्वाचन सदस्यों की शपथ लिख लिए। चौथा लिखेंगे इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ मतलब अब ये चुन गए, यहाँ से चुन के जब आ रहे हैं तो क्या बन रहे हैं, MP या फिर सांसद, तो इन लोग की शपथ है। क्लियर है, लिख लिए।
फिर किसकी शपथ है? तो फोर्थ लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजों की, पांचवें में CAG की, ठीक। इसके बाद फिर लिखेंगे, यहाँ पर हो गया छठवें नंबर पर सेम यही आ जाएगा, क्या? स्टेट मिनिस्टर हो जाएंगे। वहाँ पे क्या थे? यूनियन मिनिस्टर्स, यहाँ हो जाएंगे स्टेट मिनिस्टर्स या फिर राज्य के मंत्री, ठीक। सातवें पे आ जाएगा क्या? कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू दी स्टेट लेजिस्लेचर, या राज्य विधानसभा या राज्य विधायिका के लिए निर्वाचन सदस्यों की शपथ, लिख लिए। फिर लिखोगे अगला MLA की हो जाएगी, ठीक। और 9 या फिर विधायक की शपथ हो जाएगी। और लास्ट 9th नंबर पर किसकी हो जाएगी? यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज थे तो यहाँ हाई कोर्ट के जजों की। क्लियर है? हाई कोर्ट के जजों की। तो ये सब ओथ अफर्मेशन किसकी बात हो रही है? इन सारे लोगों की ओथ अफर्मेशन या फिर शपथ की प्रतिज्ञान की बात हो रही है। किसमें? 3rd शेड्यूल में। 4th शेड्यूल लिखेंगे। 4th शेड्यूल है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा फ्रॉम स्टेट्स एंड यूटीज। एलोकेशन ऑफ सीट्स फ्रॉम राज्यसभा, सॉरी, इन राज्यसभा फ्रॉम स्टेट्स एंड यूटीज। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में सदस्यता। समझ में आया ये चीज? क्या बोल रहा हूं आपको? अभी हम लोग जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। वैसे ये तो जान रहे होंगे ना, जैसे छत्तीसगढ़ से कितने राज्यसभा सदस्य हैं? 5 राज्यसभा सदस्य हैं। अभी 5 राज्यसभा सदस्य किस आधार पर चुने गए होंगे, ये व्यवस्था। तो छत्तीसगढ़ में जैसे 5 हैं, तो वैसे MP में कुछ होंगे, दिल्ली से भी कुछ हैं, यूनियन टेरिटरी है लेकिन वहाँ से हैं सदस्य। तो ऐसी व्यवस्था जो है राज्यसभा सदस्यों की, वो किस में दी हुई है? 4थी अनुसूची में, कि राज्यसभा में यूनियन टेरिटरी और स्टेट से किस तरीके से एलोकेशन किया जाएगा सीटों का। क्लियर? 5वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे 5वीं अनुसूची। इसमें जो है प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, है ना। 5वीं में बात की जा रही है क्या? प्रावधान या प्रोविजंस हैं। किससे? तो एडमिन एंड कंट्रोल, मतलब क्या बोलूंगा? प्रशासन और क्या करना है? नियंत्रण, ठीक। कहाँ पर? तो शेड्यूल एरियाज या फिर अनुसूचित क्षेत्र, है ना, अनुसूचित क्षेत्र, एंड शेड्यूल ट्राइब्स या फिर आपका अनुसूचित जनजाति, ठीक। तो क्या बात कर रहा है इसमें? प्रोविजंस हैं कैसे प्रशासन और नियंत्रण करना है हमको, कहाँ का? अनुसूचित क्षेत्र का और अनुसूचित जनजाति का। ये आर्टिकल हम, ये वाली अनुसूची अलग से हम लोग पढ़ेंगे, है ना, जिससे और क्लियर हो जाएगा क्या होता है यहाँ पर, किस तरीके से जो है एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। ये डायरेक्टली किसके? प्रेसिडेंट के कंट्रोल में आते हैं ऐसे क्षेत्र, ठीक। फिर आएंगे अपन क्या? 6वां लिखोगे प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स या ट्राइबल एरियाज, ऐसा लिख लो, ट्राइबल एरियाज बेटर लिखो, या फिर जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र में प्रशासन और क्या करना है? नियंत्रण। कहाँ के? तो यहाँ 4 जगह दे दी हैं, याद रखेंगे। AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये ध्यान रखेंगे।
ये 4 जगह के जनजातीय क्षेत्र या ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोविजंस किस में दिए हैं? 6th शेड्यूल में। ठीक है। 7th शेड्यूल लिखेंगे, क्या है 7th शेड्यूल? विषय, सब्जेक्ट्स, प्रोविजंस रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स। और ये सब्जेक्ट्स को कितनी लिस्ट में डिवाइड किया गया है? 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है। पढ़े ना अपन लिस्ट, याद करो। 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट अलग की गई थी। तो वैसे ही जो है याद कर, इसमें भी जो है हमारे 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट बनाई गई हैं। सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, है ना, इनको विषय बोलते हैं। तो विषय को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा है कॉन्करेंट। हिंदी में इसको बोलेंगे क्या? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक। संघ सूची में आज की डेट में कितने विषय हैं? तो ये याद रखना 100 विषय हैं, 100 सब्जेक्ट्स हैं। जब संविधान बना था उस समय 97 थे, याद रहेगा। ओरिजिनली कितने थे? 97 थे। ठीक। इसमें कितने थे? राज्य सूची में अभी हैं 61, उस समय थे 66। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो है आज की डेट में है 52, वर्तमान में। जब संविधान बना ओरिजिनली 47 सब्जेक्ट्स थे, विषय हैं। ये सब पता है आप लोग को। संघ सूची का एक आध एग्जाम्पल बताओ, क्या हो सकता है जिस ऐसे मुद्दे जिस पर संघ का ही कंट्रोल हो? डिफेंस, रेलवेज, है ना, ये सब क्या हो जाएगा आपका संघ सूची में। राज्य सूची में स्टेट पुलिस, है ना, बोल सकते हैं। समवर्ती सूची में बताओ एक आध। शिक्षा, एजुकेशन, है ना, स्टेट बोर्ड भी होता है और CBSE सेंट्रल बोर्ड भी होता है, जान रहे हैं। तो ये ऐसे विषय हैं, ध्यान रखेंगे। एक आध बार कभी गूगल में बैठ के इसमें से कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जो आपको दिखेंगे उसको नोट कर लेना, याद से लिस्ट डाल देना निकाल के, सर्च करके। कई बार पूछ देता है कि ये लिस्ट किस विषय में आती है, ये विषय किस लिस्ट में आता है। ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद लिखेंगे 8th शेड्यूल। क्या है भाई? 8th शेड्यूल पढ़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ पढ़ाया हूँ तब कई बार बोला हूँ। 8th शेड्यूल लैंग्वेज, भाषा। कितनी आज की डेट में हमारे यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? 22 जो है ऑफिशियल लैंग्वेज, या फिर क्या बोलना चाहिए, भाषाओं का दर्जा मिला हुआ है ना। सरकार के द्वारा जो है संविधान में 22 भाषाओं को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज। अब इसमें जो है ध्यान रखना कि कौन सी कुछ को बाद में जोड़ा गया, मूलतः जो है कम थी, बाद में जिनको जोड़ा गया उनके बारे में मैं बता दे रहा हूं। तो लिख लेना यहाँ पर कि 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 इसके द्वारा जोड़ा गया था सिंधी को। याद रखेंगे 1967 में 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद जोड़ा गया सिंधी को। फिर लिखेंगे 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसके द्वारा किसको जोड़ा जा रहा है? तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक, कौन से इससे जोड़ रहे हैं? 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या संविधान संशोधन। उसके अलावा 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, इसके द्वारा जोड़ी गई कौन सी? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली। लिख लिए ना, मैं हिंदी में लिखना भूल गया था।
लिख लिया ना, ठीक। तो क्या क्या हो गई, कितनी हो गई है, 8 भाषाएं हो गई। 22 में से 8 हटा दो, कितनी बच रही हैं, 14। संथल ट्राइब है ना, संथल ट्राइब पढ़ते हैं, संथली, ठीक। तो इतनी क्या है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अब इसी के अलावा यहाँ पे एक चीज़ और लिख लो भाई, कई बार बता चुका हूँ, क्लासिकल लैंग्वेज है ना, पूछता है पेपर में, या फिर शास्त्रीय भाषाएं, ऐसी भाषाएं जो शास्त्र सम्मत हैं, है ना, जिनके ऊपर शास्त्र काफ़ी ज़्यादा लिखा जा चुका है। ऐसी कितनी भाषाएं हम लोग बात कर चुके हैं, कितनी हैं जी, 8 है, 6 हैं, कौन सी, तमिल और संस्कृत और तेलुगु और कन्नड़ और मलयालम और उड़िया। उड़िया याद रखना 2011 में, अच्छा एक चीज़ इसमें बताना भूल गया, इसको भी जो है शामिल किया गया, उड़िया को बाद में ना 96th अमेंडमेंट एक्ट के बाद शामिल किया गया था यहाँ पर। 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा जो है उड़िया को भी शामिल किया गया, किसमें, भाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो लिख लेंगे, तो कितनी हो गई है, 9 हो गई। तो उधर कितनी रही होंगी शुरू में, हाँ 13 है ना, ठीक है, ऑफिशियल में। और 2014 में जो है इसको क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है, किसको, उड़िया को। तो कई बार पूछता है कि कौन सी ऐसी भाषाएं जो क्लासिकल भाषाएं हैं। इसके साथ यहाँ पे और 2-3 चीज़ आप लोग होमवर्क में कर लेना, क्या, क्लासिकल डांस फॉर्म्स कौन से हैं, या शास्त्रीय नृत्य कितने टाइप के हैं, क्लासिकल म्यूजिक 2 टाइप के होते हैं, है ना। तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा, लिख लेना वहीं पे, होमवर्क है ना, 4 चीज बोल दिया हूँ आज होमवर्क, क्या क्या, लेजिस्लेटिव काउंसिल और सीएजी कौन है अभी का, कौन से, अच्छा सीएजी कौन है अभी का, पहला कौन था ये भी देखना, गिरीश चंद्र मुर्मू है, कौन से नंबर के हैं ये भी देखना, है ना, कौन से नंबर के हैं, पहले कौन से थे ये भी देखना, ठीक है। और साथ में ये क्लासिकल डांस फॉर्म्स, शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय संगीत, इन दोनों के बारे में देख लेना। अब आ जाओ 9th शेड्यूल, अभी बहुत चर्चा में है छत्तीसगढ़ में, है ना, 9th शेड्यूल। तो 9th शेड्यूल को जो है पहले संविधान संशोधन से 1951 में जोड़ा गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 द्वारा। सबसे पहले हम क्या जोड़ रहे हैं, 9th शेड्यूल को। तो अभी हम धीरे धीरे आगे जब पढ़ेंगे तो कई प्रोविजंस ऐसे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी से बचाना था, है ना। जैसे हम देखेंगे राइट टू प्रॉपर्टी, पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, तो इसमें सरकार जो है कुछ डेवलपमेंटल वर्क के लिए भी जो है प्रॉपर्टी लेने में दिक्कतें थी, तो राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल अधिकार बना दिया गया आगे। और साथ में प्रोविज़न ऐसा भी किया गया कि कुछ मुद्दे जिनको हम 9th शेड्यूल में डाल दें तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी या सुप्रीम कोर्ट की जांच से बचाया जा सकता है। तो 9th शेड्यूल याद रखना क्या है ना, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट CAA, संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या प्रोविजन है कि जुडिशियल स्क्रूटनी या फिर न्यायिक जांच से जो है इसे जो है इम्यून रखा गया, इसे बचाया जा सकता है। मतलब
न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इसमें जो मुद्दे रख दिए जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2007 में कहा है ना, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आफ्टर 24 अप्रैल, मतलब 23 आफ्टर 23 अप्रैल या फिर 24 अप्रैल 1973 से जो भी चीज़ें होंगी उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू ले सकता है ना। तो ये क्या हो रहा है, 24 अप्रैल 1973, एक दिन पहले क्या हुआ था, केशवानंद भारती केस, भारती केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, केशवानंद भारती केस में एक नई चीज डिफाइन की थी, नया कंसेप्ट जिसको बोला जाता है क्या, बेसिक स्ट्रक्चर या फिर मूल ढांचा, है ना। तो इसमें कोर्ट का कहना है कि कोई भी चीज अगर असंवैधानिक लगती है किसको, कोर्ट को, या अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगती है, स्पेलिंग मिस्टेक, असंवैधानिक लगती है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगती है, तो इस चीज को कोर्ट जो है क्या कर सकता है, वॉइड या अवैध घोषित कर सकता है ना। किस डेट से बोला, 24 अप्रैल से। तो 9 शेड्यूल में भी जो है ये प्रावधान लागू हो गए। क्लियर है ना। तो ध्यान रखना, मिटा दूं। इसके बाद आता है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में लिखेंगे क्या है, तो जो मेंबर्स थे, मतलब हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था हो गई थी कि एक समय के बाद जब मेजॉरिटी पार्टी रूल हुआ करता था, अचानक से कई सारी रीजनल पार्टी हुई, जोड़ तोड़ की राजनीति होने लग गई, तो एक कानून की ऐसी ज़रूरत हो गई थी कि ऐसी कोई भी दल बदल करके जो है अपनी सरकार ना बना दे, तो एक दल बदल विरोध कानून की ज़रूरत थी, है ना, या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ की ज़रूरत थी। तो जो है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, है ना, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1985 का कौन सा, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके द्वारा क्या जोड़ा जा रहा है, 10th अनुसूची को जोड़ा जा रहा है ना। तो 10th अनुसूची में प्रोविजंस क्या थे, एंटी डिफेक्शन लॉ के, एंटी डिफेक्शन लॉ या फिर दल बदल विरोधी प्रावधान, कानून के प्रावधान थे, है ना। अब इसमें कैसा था कि चाहे वो मेंबर हो कहाँ का, पार्लियामेंट का कोई सदस्य हो, है ना, संसद का सदस्य हो, या आपका विधानसभा का सदस्य हो, इसमें अगर पाया जाता है कि वो व्यक्ति इस कानून के विरोध में जाकर, इसमें कुछ प्रोविजंस किए गए होंगे, इसके विरोध में जाकर अगर जो है वो कार्य करता है, तो उसकी मेंबरशिप या सदस्यता क्या होगी, डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो क्या प्रोविजन किए गए हैं इसमें, 85 के 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। दल बदल विरोधी क्या है इसमें, प्रोविजंस है। अगर कोई सदस्य चाहे वो संसद का हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का हो, और वो अगर इन कानूनों के, इन प्रावधानों के विरुद्ध जाता है, तो उसकी सदस्यता इन सदनों से क्या हो जाएगी, भंग हो सकती है, डिस्क्वालीफाई हो सकती है। क्लियर है। तो 10th शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, मेंबर्स की सदस्यता या दल बदल विरोध के बारे में। ठीक है। चलिए
ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं 11th और 12th शेड्यूल। 11th और 12th बात कर चुके हैं इनके बारे में, पीछे बताया था अभी। 11th शेड्यूल में कौन से मैटर्स हैं? पंचायती राज के। 12th शेड्यूल में कौन से मैटर हैं? म्यूनसिपैलिटी के मैटर है। ठीक है, इसमें जो है कुल कितने मैटर्स या विषय हैं पंचायत के? तो 29 विषय हैं, और इसमें कुछ 18 हैं। याद रखना 18 विषय हैं जिस पे ये दोनों संस्थाएं कार्य करती होंगी। ठीक है, इसमें 29 विषय हैं, इसमें कितने हैं? 18 हैं। इसको किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इसको किससे जोड़ा गया है? 74th। ठीक है, नोट कर लिए। इसमें कितने विषय हैं? 29 हैं, और नीचे 18 विषय हैं। तो ये जो है आपका क्या बन रहा है? पूरे के पूरे 12 शेड्यूल हैं। ठीक, 12 शेड्यूल हैं। चलिए, तो एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं।